ओके सो 22 अगस्त का एडिटोरियल है। दो हैं, एक है इक्विटी इन स्कूल एजुकेशन एंड दूसरा है नॉइस पोल्यूशन के ऊपर। इक्विटी इन स्कूल एजुकेशन, जिस स्कूल से आप पढ़े हो, अच्छे खासे पब्लिक स्कूल से पढ़े होंगे मेरे ख्याल से आप। एंड ये जो गाँव में बिल्कुल सरकारी स्कूल होते हैं जिनकी बिल्डिंग तक नहीं होती, दोनों में बहुत फ़र्क है ना। कहने के लिए दोनों स्कूल हैं लेकिन बहुत फ़र्क है। अरे आज सुबह की न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस की 22 तारीख की न्यूज़ है कि अभी कल सीजेपी गए थे ना, कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोग गए थे वहाँ पे राजस्थान में स्कूल में, तो उनकी पिटाई कर दी। कैसे-कैसे आ रहे हो तुम यहाँ पे? किसने पिटाई करी थी? आपको क्या लगता है बच्चों ने पिटाई करी थी? कि हमें अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, या बच्चों के पेरेंट्स ने पिटाई करी थी उनकी? बताओ किसने पिटाई करी होगी? मुझे नहीं पता किसने पिटाई करी। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि हाँ, हमारे राजस्थान में 611 ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग है ही नहीं बिल्डिंग। ये नहीं कहा कि बिल्डिंग है लेकिन जर्जर हालत में है, गिरने वाली है, वो तो अलग लेवल के हैं। टूटे फूटे पड़े हैं, वो अलग है, टूटे फूटे। बात हो रही है बिल्डिंग है ही नहीं, ऐसे भी बतेरे स्कूल हैं। राइट। अच्छा, आज सुबह ना घर में कोई देख रहा था रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत में कल वाले इंसिडेंट को जो बता रहे थे, पता उसकी टोन कैसी थी? बिल्कुल क्लियरली बंदा बोल रहा है कि सीजेपी का पॉलिटिकल एम है, वो इसलिए ये सारे काम कर रही है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर देखो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, कांग्रेस, बीजेपी क्या करती हैं, पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स के लिए देश को तोड़ती हैं, है ना? हिंदू-मुस्लिम करती हैं। ये अगर पॉलिटिक्स के लिए, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर ये पॉलिटिक्स के लिए स्कूल की हालत अच्छी करवा रहे हैं, किसको सपोर्ट करोगे? सर मैं तो कांग्रेस बीजेपी को करूँगा क्योंकि वो ना मेरे प्यारे देश को तोड़ रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए। तो सर वो तो एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स के लिए स्कूल सुधार रहे हैं तो सर वो गलत है। मतलब सोच लो हमारा मेंटल लेवल कितना गिर चुका है। खुद तो काम करेंगे नहीं, जो कर रहा है उसको भी रोक रहे हैं। अरे तू तो पॉलिटिक्स की वजह से कर रहा है। हाँ मैं कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की वजह से, बोलो। मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। अगर अगर इस बंदे को प्रधानमंत्री बना भी दोगे, बनना चाहते हो, तो क्या क्या दिक्कत है यार? वो देश को तोड़ रहे हैं भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनसे तो बेटर ही है। उनसे तो बेटर है। पता नहीं क्या मतलब। ये मेंटेलिटी होती ना, तो आज तक इंडिया कॉलोनियल कॉलोनी रहता है ब्रिटिशर्स की। इक्विटी इन स्कूल एजुकेशन वो दिखाया गया है कि स्कूल्स में हर जगह काफ़ी अनइवननेस है। कहीं पे काफ़ी अच्छे स्कूल है, कहीं पे बहुत बेकार स्कूल्स हैं। एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो इसमें क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, इंडिया में कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे हैं। जैसे इसके हिसाब से लेटेस्ट डेटा जो है वो है कि इंडिया में करीब 24 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, 15 लाख स्कूल्स हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से शायद 10 लाख सरकारी हैं, 5 लाख प्राइवेट है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है, ठीक है। 1 करोड़ टीचर्स हैं। तो इंडिया में प्यूपिल टीचर रेशियो कितनी हुई? स्टूडेंट्स कितने हैं, प्यूपिल्स कितने हैं? 24, तो 24:1, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है ये कोई बुरा आंकड़ा नहीं है, ये अच्छा आंकड़ा है। एंड ये भी कहा गया है इसमें आर्टिकल में कि पिछले कई सालों में इंडिया में धीरे-धीरे इंफ्रा अच्छा ही हुआ है। भाई पिछले 60-70 साल में जो भी स्कूल्स की सिचुएशन है वो अच्छी हुई है, बेकार नहीं हुई है, अच्छी हुई है वो, अच्छी बात है। लेकिन कहाँ पे अच्छी हुई है? कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे बहुत बेकार हुई है, अनइवन हुई है। कई जगहों पे बहुत ये अनइवन रहा है, ठीक है? तो स्टेट्स डिफर शार्पली इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ड्रॉप आउट रेट। भाई दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वर्सेस बिहार के जो स्कूल्स हैं, ऑब्वियसली फ़र्क होगा ना दोनों के अंदर, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा वगैरह दिया हुआ है। जैसे कि प्यूपिल टीचर रेशियो झारखंड में 43 है, सिक्किम में 6 है। क्या मतलब हुआ कि सिक्किम में 6 बच्चों के लिए एक टीचर है, लेकिन झारखंड में 43 बच्चों के लिए एक टीचर है। कितना गलत है ना? बच्चे क्या पढ़ेंगे वहाँ पे? तो इस तरह की दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है कि बड़ा नंबर देखोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें कुछ काफ़ी अच्छे हैं, कुछ काफ़ी बेकार हैं। एंड दूसरा, ये तो हो गया कि रीजनल इनइक्वालिटी, दिल्ली वर्सेस बिहार। दूसरी है सोशल इनइक्वालिटी। किसी भी इलाके में जाओ तो जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज होती हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। वो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें, राइट? तो हमारा यहाँ पे फोकस सिर्फ ये नहीं कि स्कूल होने चाहिए, बल्कि स्कूल
के अंदर पैरिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए हमारा। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से स्कूल एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक अमीर बच्चा स्कूल जा रहा है, गरीब बच्चा स्कूल जा रहा है, तो दोनों में क्या फर्क होगा? तो आर्टिकल 21A गारंटीज फंडामेंटल राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से गरीब बच्चे स्कूल का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनइक्वालिटी से क्या इम्पैक्ट होता है? एक तो एक्सेस, स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते हो। आज भी बहुत आइसोलेटेड इलाके हैं दूर दूर गांव में। आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखते होंगे कि सड़कें नहीं हैं आज भी। बच्चे पुल पे कूद कूद के जा रहे हैं किसी तरह से, नदी मतलब रोज अपनी जान को जोखिम में डाल के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं क्योंकि स्कूल बहुत दूर होते हैं। लोअर्स रिटेंशन, अगर जैसे तैसे थोड़ी बहुत आपने स्कूल में पढ़ाई शुरू कर भी दी तो कुछ टाइम बाद आपको वो स्कूल छोड़ना पड़ता है। क्यों? बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है अगर, तो कहते हैं भाई शायद कहीं और जाएगा, दो चार काम करेगा, पैसे कमा के लाएगा, घर में माँ बाप बूढ़े हो चले हैं, उनकी देखभाल करनी है, ये कहाँ फिर स्कूल पढ़ने जाएगा? राइट। तो गरीब लोगों में, पिछड़े सोशल ग्रुप्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। डी ग्रेड्स लर्निंग, आपको कोई भी डाउट है, आप एक्सपर्ट ट्यूशंस ले सकते हो हर चीज़ की, है ना? खान-पान अच्छा है, गाइडेंस अच्छी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू। लेकिन उन लोगों के पास तो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। उनका जो बेसिक टीचर है, वो बेसिक टीचर ही एकदम अव्वल दर्जे का है, एंड इंफ्रा है ही बेकार स्कूल के अंदर। ठीक है? मेजर्स क्या कर सकते हो? सरकार को इन स्पेसिफिकली जो सबसे पिछड़े हुए स्कूल्स हैं, उनके लिए फंड्स जारी करने चाहिए। एंड फंड्स अभी भी आते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि फंड्स किसकी जेब में जा रहे हैं। टीचर्स बढ़ाने चाहिए। टीचर्स को और ज़्यादा इंसेंटिव दो कि आप 6 महीने के लिए, साल भर के लिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाइए, बैकवर्ड इलाके में, वहाँ पे जाके पढ़ाइए, आपको स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा उस चीज़ का, जल्दी प्रमोशन हो जाएगी, डबल एक्सपीरियंस माना जाएगा, इस तरह का काम आप कर सकते हो। सपोर्ट फैमिलीज़, जैसे मिड डे मील हो गया, नाम चेंज कर रहे हो अच्छी बात है, नाम चेंज करने के सिवा ये भी देखो कि बच्चों को कैसा खाना मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखो कि जहाँ पे मुहैया करवा सकते हो करवाओ। ठीक है? ब्रिज द डिजिटल गैप। अच्छा मैं कहता हूँ पैसों का लालच दे दो यार, इसमें क्या दिक्कत है? पैसों के लिए दे दो कि भाई थोड़ा पैसे मिलेंगे, अच्छे से पढ़ो। जो बच्चा क्लास पास कर लेगा या और अच्छे से पढ़ लेगा, अच्छे नंबर ले आएगा, उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। बोल दो। स्कूल फ्री है, अच्छी बात है फ्री है, लेकिन और इंसेंटिव और पैसे दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है? ब्रिज द डिजिटल गैप। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि क्योंकि गांव के स्कूल में टीचर्स की हालत बहुत बेकार है, वी शुड स्टार्ट अ इनिशिएटिव जहाँ पे टीचर्स को ऑफिशियली बोला जाए कि ये ऑडियो वीडियोस हैं, आप ये ऑडियो वीडियोस बच्चे के सामने चलाओ, बच्चे को दिखाओ। टीचर का रोल क्वालिटी एजुकेशन देने से बेटर है ये इंश्योर करना कि उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। बात समझ रहे हो आप? भाई, नॉट एवरीवन कैन बी अ गुड टीचर। चीज़ें एक्सप्लेन करना अपने आप में एक कला है। आप ये एक्सपेक्ट करो कि जो स्पेशली वीक स्टूडेंट्स हैं वीक इलाकों में, उनको क्वालिटी टीचर मिल जाए हर जगह, ये पॉसिबल नहीं है। तो टीचर का रोल ऐसे पिछड़े इलाकों में क्वालिटी एजुकेशन वो खुद दे, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि डिजिटल मीन्स के थ्रू बच्चों को मिल जाए क्वालिटी एजुकेशन, ये रोल होना चाहिए टीचर का। स्कूल में बच्चे आएंगे, उनके सामने वीडियो चलाओ एंड बच्चे सीखेंगे। कोई डाउट है, कोई समस्या है, वो सॉल्व करो ना। कम से कम बेसिक चीजें समझ में आएंगी, इंटरेस्ट तो बनेगा। ये तो सरकार कर सकती है। इंश्योर इंक्लूजन, डिसेबिलिटी फ्रेंडली इंफ्रा वगैरह बनाओ। ठीक है? जैसे अभी आपने सुना होगा एक 2015 के आसपास की आईएएस टॉपर थी इरा सिंघल जी। तो इरा सिंघल ने इसमें काफ़ी काम किया है। वो काफ़ी काम कर रही हैं कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो भी स्कूल तक जा पाएँ। उसके लिए कई जगहों पे ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। फुटपाथ ऐसे नहीं है कि बच्चे जा पाएँ, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए कई बच्चे नहीं जा पाते हैं स्कूल में। एंड स्कूल्स के अंदर फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एप्रोप्रिएट क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है।
भाई मान लीजिए कोई म्यूट एंड डेफ है, तो म्यूट एंड डेफ स्टूडेंट को तो अलग तरह का टीचर चाहिए होगा, अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी टीचर्स के पास में। तो हमारे पास वो क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं है। तो ये इनिशिएटिव कौन लेगा? सरकार लेगी ना, सरकार ले भी रही है। कंक्लूजन वही लिख देना, नॉर्मल से होता है अपना, ठीक है ना। इंक्लूसिव स्कूलिंग इज वेरी वाइटल। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? इन्हीं लोगों को है ना, बच्चों को जो पिछड़े हुए हैं। हम लोग जो शहर में रह रहे हैं, हम तो कुछ ना कुछ पढ़ ही लेते हैं, काम कर ही लेते हैं। लेकिन सरकार का फोकस तो वहाँ पे होना चाहिए, इसलिए तभी वो लोग अपनी गरीबी से बाहर आ पाएंगे। एजुकेशन तो एक वेपन है जिसके थ्रू बाहर आ सकते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन, तो नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए भी पटना हाई कोर्ट ने कुछ-कुछ जजमेंट वगैरह दी है, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि जितने ये डीजे ट्रॉलीज़ वगैरह होते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं, इनको प्रॉपर्ली आप रजिस्टर वगैरह करो एंड प्रॉपर प्रोएक्टिव पुलिसिंग होनी चाहिए। अभी क्या होता है, अभी कंप्लेंट बेस्ड सिस्टम है कि अगर किसी ने पुलिस में कंप्लेन करी कि 10 बज गए हैं रात के, अभी भी ये म्यूज़िक बहुत तेज़ चल रहा है, तो पुलिस आएगी, नहीं आएगी, कैप्शन होगा, एक्शन होगा, नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आपको प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आप लोग खुद देखो कि आपके इलाके में कौन-कौन से डीजे वाले हैं एंड वो कितने बजे बंद कर रहे हैं, कहाँ पे बजा रहे हैं। भाई बीट पुलिसिंग होती है ना, ऐसे तो नहीं पुलिस वाले पुलिस थाने के अंदर ही चुपके बैठे रहते हैं, कोई आके मार देगा हमें। पुलिस पुलिस तो गश्त लगाती रहती है ना। तो कहीं पे अगर लाउड स्पीकर बज रहा है, सड़क के ऊपर जाम लग रहा है पूरा, तो आपको पता है इसका मतलब कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो कंप्लेन की वेट क्यों कर रहे हो? खुद जाके उनको रोको फिर, कानून को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो सिर्फ एक पब्लिक न्यूसेंस ही नहीं है, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है एंड इससे लोगों का फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं। कैसे? स्टार्टिंग में बोल दो कि ईपीए 1986 के तहत नॉइज़ पॉल्यूशन एक लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे फ़र्क पड़ता है, राइट्स पे फ़र्क पड़ता है। तो हेल्थ कैसी होती है? एक होती है फिजिकल हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ, राइट? तो दोनों का लिख दो कि इससे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होती है। एंड कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, हॉस्पिटल है। अब एक वीडियो देख रहा था मैं, हॉस्पिटल के बाहर से इतना तेज डीजे बजा के ले जा रहे थे, नाचते हुए ले जा रहे थे लोग, कि हॉस्पिटल के एक शीशा क्रैक हो गया। एक मैंने एक और वीडियो देखी थी, उसमें मेडिसिन की केमिस्ट की शॉप थी, इतना ज़्यादा धुम 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 करके बजा रहे थे कि वो मेडिसिन जो है वो शेल्फ से नीचे गिर रही थी। एंड लोग मजे में वीडियो बना रहे हैं, यस देखा हमारी पावर। फंडामेंटल राइट डायमेंशंस, राइट टू लाइफ का मतलब ये भी तो है कि शांति से रह पाओ। अगर नॉइज इतनी तेज होगी कि तुम रात को सो ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें 50 तरह की बीमारियां लग रही हैं, तो फिर तुम्हारा राइट टू लाइफ कहाँ गया? नहीं है ना। तो इसलिए एग्जाम्पल दे दो कि नॉइज पोल्यूशन केस 2005 में कोर्ट ने कहा था कि नाइट में लाउड स्पीकर यूज नहीं होने चाहिए। राइट टू स्लीप, इसको सरकार ने रामलीला मैदान केस में कहा था कि राइट टू स्लीप इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आपको रिलीजियस फ्रीडम तो है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ये थोड़ी ना कुछ भी करते रहोगे। एग्जाम्पल दे दो, चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साफ साफ कहा था कि कोई रिलीजन नहीं कहता कि आपने लाउड स्पीकर यूज करने हैं। ये बताओ 200 साल से पहले कौन से लाउड स्पीकर थे भाई? कौन से भगवान जी कह के गए थे? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर बजाओ? कहीं लिखा है? अपने आप ही है। एनफोर्समेंट हर्डल्स तो मतलब कॉमन सेंस एक बात है, बट अगर आप इन केसेस को कोट करोगे ना प्रॉपर, कि इसमें कोर्ट ने कहा कि नो रिलीजन मैंडेट्स, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। एनफोर्समेंट हर्डल्स, और ना ज़्यादा डरा मत करा करो। अगर कोई चीज़ लिखनी है लिख दो, ये मत सोचो कि क्या एग्ज़ैक्टली कोर्ट ने ऐसा कहा था। यार इंटरप्रेट कर लो उसको इस तरीके से, ठीक है? तो ज़्यादा मतलब बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। एनफोर्समेंट हर्डल्स, दिक्कत क्या होती है? पहली दिक्कत तो ये है कि पुलिस जो है सिर्फ़ कंप्लेन आती है तभी एक्ट करती है, खुद से एक्ट नहीं करती। एंड दूसरा, अगर वो एक्ट करे भी, तो लोगों की भावनाएँ आहत हो जाती हैं, कि ये तो हमारे धर्म का मज़ाक बन गया, हमारी पॉलिटिकल रैली में क्यों आ गए तुम, राइट? कंक्लूजन क्या है? ये सबकी ज़िम्मेदारी है। जिसको इम्पैक्ट हो रहा है उसको बोलना पड़ेगा। आपको अगर फ़र्क पड़ रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आपकी लड़ाई कोई और आके लड़ेगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। हाँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे तो शायद कोई साथ में आके आपका साथ दे। लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा।